तो प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, जिसमें हमारी जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पहले क्या होती है? कंडेंस होती है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और वो क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी संघनित होके मतलब कंडेंस होके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फिर से अर्थ की सरफेस पर आती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर और आइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। मतलब प्रेसिपिटेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है वो किसी भी फॉर्म पे सरफेस पे आएगी, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा। अब इसके भी कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लगता है उसके थ्रू जो हमारी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी सरफेस पे आती है, वो रेन के रूप में भी आ सकती है। रेनफॉल किसको हम बोलेंगे? जब आइस ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारी ह्यूमिडिटी नीचे आए। दूसरी चीज आइस के रूप में आ सकती है, ठीक है। फिर हेल के रूप में आ सकती है, मतलब ठोस आइस के रूप में। ये स्नो अलग होती है, ये थोड़ी फ्लफी होती है, इसकी थोड़ी मुलायम होती है। और हेल फॉल में हमें आइस जो देखने को मिलता है वो सॉलिड देखने को मिलता है। स्प्लिट की हम बात करें तो इसमें वाटर के साथ साथ हमें आइस भी देखने को मिलेगी। राइम में मैंने आपको बताया कि राइम एक तरीके से प्रेसिपिटेशन का ही टाइप होता है, जिसमें टैगा या टुंड्रा प्रदेश में हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, और जो आइस होती है वो हमारी लीफ पे क्या हो जाती है? इस तरीके से जम जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइम। चलो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल की, कि आखिर ये रेनफॉल क्या होती है। जब हमारे क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड में अगर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? आई वाटर देखने को मिलता है, या आइस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट इस क्लाउड से जब ये आइस या फिर वाटर नीचे आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और फ्रिक्शन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? कि इसमें फ्रिक्शन होता है, और जब वो हमारे सरफेस पे आता है, तो वो पानी या जल की बूंदों के रूप में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेनफॉल। मतलब हमारे क्लाउड से जल बूंदों के रूप में धरातल पे अगर क्या होती है? अ, वर्षण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा रेनफॉल बोलते हैं। मतलब वर्षण या प्रेसिपिटेशन केवल वाटर के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेनफॉल बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर आइस था या वाटर था, ये मैटर नहीं करता, बट जो सरफेस पे आएगा वो किसके रूप में आएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेनफॉल बोलेंगे। और सबसे ज्यादा जो हमें ये देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन आपका क्या होता है? ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है? ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, और टेम्परेचर भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, जिस कारण से हमें इस एरिया पे ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। टेम्परेट रीजन में या फिर जो पोलर रीजन होता है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ पे हमें किसी टाइप से रेनफॉल की उतनी संभाविता नहीं देखने को मिलती, उतना पोटेंशियल नहीं होता, वहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। तो रेनफॉल जो है वो वाटर के रूप में आएगा सरफेस पे। सेकेंड चीज कि वो ट्रॉपिकल में ज्यादा हो देखने को मिलेगा। सेकंड चीज ये आती है कि इसका साइज कितना होता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती है उसका साइज कितना होता है? तो इसका जो हमें साइज देखने को मिलता है दैट इज अराउंड 5 mm, ठीक है। 5 mm क्या देखने को मिलेगा? इसका हमें साइज देखने को मिलेगा। अब एक चीज और समझना, ये जो यहाँ पे दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक टर्म हमारा होता है क्लाउड ड्रॉपलेट्स, एक होता है रेन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। दो वर्ड यूज किए जाते हैं क्लाउड में। तो ये जब ये हमारा क्लाउड बनता है ना, ये जब हमारा क्लाउड बनता है, तो क्लाउड ऐसा नहीं कि अचानक से पूरा क्लाउड बन जाता है, नहीं। छोटी छोटी एयर क्या होती है? कंडेंस होती है। ऐसी छोटी छोटी एयर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो कंडेंस होती है, इस प्रकार से छोटी 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 छोटी, और वो नीचे आने की कोशिश भी करती है। बट मैंने आपको कल ही बताया था कि वो नीचे आने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती है, फिर से ऊपर चली जाती है, या फिर उसकी ग्रेविटी ही इतनी नहीं होती कि वो नीचे आ पाए। सस्पेंडेड फॉर्म में एयर पे क्या होती होती है? घूम रही होती है, नीचे आ ही नहीं पाती, क्योंकि उसका वेट ही नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे नहीं आएगी, एयर के साथ घूमती रहेगी। तो ये जो छोटी छोटी हमें क्या देखने को मिलती है? ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी क्लाउड ड्रॉपलेट। इसका जो हमें साइज हमें देखने को मिलता है दैट इज अराउंड 0.2 mm। इससे रेन नहीं होती, क्योंकि इसका साइज ही इतना छोटा होता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ ही नहीं पाएगा। सस्पेंडेड फॉर्म में बस ये एयर में घूमता रहेगा, तो इस कारण से रेनफॉल नहीं होती। ये सबसे प्राइमरी प्रोसेस होती है, ये प्राइमरी स्टेज होती है जब हमारा क्लाउड बन रहा है। इसको बोलते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट, ठीक है।
क्लाउड ड्रॉपलेट्स कितनी ही रहे, रेन नहीं होगी, बस घूमते रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कल भी क्लाउड में कि बहुत सारे ऐसे क्लाउड होते हैं जो कि दिखने में तो हमें बहुत काले दिख रहे होते हैं, बट केवल मूव कर रहे होते हैं, केवल घूम रहे होते हैं ऊपर, उससे हमें रेन देखने को नहीं मिलती है। रीजन क्या है कि उसमें अभी केवल क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनी है। उसके जो ड्रॉपलेट्स है अभी वो मिलेंगे, जब ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स बहुत संख्या में मिलती है तब जाके इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ आकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेन ड्रॉपलेट्स। रेन ड्रॉपलेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा हो चुका है अब कि ये आपकी रेन के फॉर्म में सरफेस तक आ सकती है। इसका जो आकार हो जाता है वो लगभग 5 mm हो जाता है, 2 से मतलब 3 mm से बड़ा हो जाता है, तो 5 mm के अराउंड इसका हमें वेट देखने को मिलता है, साइज देखने को मिलता है। और इसका साइज देखो अब कितना बड़ा हो गया, जिस कारण से ये अब एयर में सस्पेंडेड रूप में नहीं रह सकती और अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है हमारे सरफेस की तरफ हमें आते हुए देखने को मिलती है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है हमारा जो रेन ड्रॉपलेट्स होती है। और ये कैसे बनती है? क्लाउड ड्रॉपलेट्स के मिलने से। अराउंड जब 80 लाख 80 लाख क्लाउड ड्रॉपलेट जब मिलते हैं तब जाके हमारी रेन ड्रॉपलेट बनती है। ठीक है, तो कितनी छोटी होती है क्लाउड ड्रॉपलेट्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके मिलने से जो है हमारी वो रेन ड्रॉपलेट बनती है और उसके थ्रू हमारी जो सरफेस पे रेन प्राप्त होती है, जो कि 5 mm की होती है। इसका साइज है ये 5 mm। ठीक है, ये हमारी रेन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं स्नोफॉल की। स्नोफॉल बहुत सिंपल है, वही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 100%। बट कब होगी ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%? किस टेम्परेचर पे होगी? ड्यू पॉइंट पे नहीं होगी, ये किस पॉइंट पे होगी? आपकी फ्रीजिंग पॉइंट पे होगी। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, मतलब माइनस में जाकर अगर 100% होती है हमारी क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब हमारी जो एयर मास है वो सैचुरेट हो रही है, वो संतृप्त हो रही है, बट किस टेम्परेचर पे हो रही है? माइनस टेम्परेचर पे अगर हो रही है तब जाके हमारी रेन में कन्वर्ट नहीं होते, हमारे जो क्लाउड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्नो में या आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर ये हमें ठंडे प्रदेशों में, कोल्ड एरियाज में अगर देखने को मिलता है, या फिर हमें ऐसे एरियाज में देखने को मिलता है जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर माइनस में है, तो हमें कभी भी ड्यू पॉइंट पे सेचुरेशन देखने को नहीं मिलता, हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट पे सेचुरेशन देखने को मिलता है। दैट्स वाई वहाँ पे जो हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है वो किसके रूप में देखने को मिलता है? फ्लफी स्नो के रूप में देखने को मिलता है। वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे आइस आती है, सॉरी वाटर आता है, वैसे वहाँ पे क्या आता है? स्नो आता है, जिस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं स्नोफॉल। ठीक है, वो फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, ये कोल्ड एरिया में होगा, पोलर एरिया में होगा, बहुत ज़्यादा हाइट वाले एरिया में हो जाएगा, इस टाइप से हमको देखने को मिलेगा, है ना? जो हाई माउंटेनियस एरिया होते हैं, जो कोल्ड रीजन होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे, अगर आपको पता हो तो हमारे यहाँ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जब ये स्नोफॉल होता है, वही स्नोफॉल जो है हमारी जो सदा नीरा नदियाँ होती है, जैसे हिमालय में हमें गंगा देखने को मिलती है, यमुना देखने को मिलती है ना? तो ये जो नदियाँ होती है इसको ये क्या करता है? वाटर प्रोवाइड करता है थ्रू आउट दी ईयर, इस कारण से वो अ, सदा नीरा होती है, वर्ष भर पानी रहता है उसमें। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यूज है स्नोफॉल। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी जो हमें हाइट साइज तो देखने को मिलेगा हमें, ये हमें देखने को मिलेगा अराउंड 20 mm। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेल स्टॉर्म की। हेल स्टॉर्म जो है हमारा, वो आप सभी को पता है कि जब कन्वेक्शन होता है, बहुत रैपिड कन्वेक्शन होता है, और कन्वेक्शन के साथ हमारी जो एयर मास होती है वो काफ़ी ऊपर तक निकल जाती है। और ऊपर जाने के बाद हमारी क्या है? एडियाबेटिक कूलिंग होती है। उस एडियाबेटिक कूलिंग के थ्रू हमारे जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो हमें क्या देखने को मिलती है? हमारे जो अपर लेवल के जो क्लाउड होते हैं, है ना, यहाँ पे अपन अगर थोड़ा डिस्टिंग करें तो ये हो गया, ये जो अपर लेवल के हमें क्लाउड देखने को मिलते हैं, इस अपर लेवल के क्लाउड में हमें आइस देखने को मिलता है। और ये जब नीचे आता है, ठीक है, तो ये काफ़ी, इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, अराउंड ये 50 mm तक होता है इसका आकार जो हमें देखने को मिलता है, 50 mm। इससे भी बड़े होते हैं कई बार तो ये। और इसको हम लोग बोलते हैं हेल स्टॉर्म। ठीक है, ये खारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े बूंदों के रूप में ये आते हैं।
तो ये है हमारा हेलस्टॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्लीट की बात करते हैं। इसका तो बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है स्लीट की। इसमें रेन भी हमें देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, आइस भी। जैसे मान लो कि ये एयर मास ऊपर गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें आधी जो थी वो आइस बन गई, आधी जो हमारी क्लाउड थी वो क्या है, वाटर की है। क्योंकि इसका जो सेचुरेशन हुआ है वो ड्यू पॉइंट पे हुआ है, इसका जो सेचुरेशन हुआ है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे हुआ है। बहुत सिंपल। तो इससे हमारी आइस आएगी, इससे हमारी रेन आएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लीट। ठीक है। फिर राइम, राइम बहुत सिंपल है। राइम में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इस प्रकार की वनस्पतियां जो हमें देखने को मिलेगी, वेजिटेशन, उसकी जो नोक होती है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से आइस देखने को मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं राइम, जो कि बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी संख्या में इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइम। तो ये सभी फॉर्म को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं।